वेनेजुएला के राष्ट्रपति की निकोलस मादुरो की अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में वेनेजुएला के तेल को लेकर के अब चर्चाएं बढ़ गई हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर अब उनके कंट्रोल में है। भारत हालांकि वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनी यानी कि ओएनजीसी विदेश का बड़ा निवेश वेनेजुएला में फंसा हुआ है। इस घटनाक्रम से ओएनजीसी विदेश के निवेश को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर पिछले साल अक्टूबर तक रिलायंस इंडस्ट्री भी वेनेजुएला से तेल खरीदती थी और अब वहां पर अमेरिकी दखल बढ़ने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल खरीद फिर से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर, वेनेजुएला के घटनाक्रम से तेल बाजार की अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बाजार में थोड़ी तेजी हमने शुरुआती तौर पर देखी, लेकिन बाजार को ये पता है कि सरप्लस की सिचुएशन में वेनेजुएला का तेल और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा बाजार की सप्लाई में, इसलिए तेल की कीमतों में कोई बढ़त की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के कुछ हिस्से निकलना शुरू हुए हैं, चूंकि वहां की जो प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी पीवीडीसी है जो तेल निकाल रही थी, उसका बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन तेल उद्योग पूरी तरह तबाह और ध्वस्त है। मादुरो की सरकार ने पूरे देश को जिस तरह से चलाया और क्रोनीज को पैसा दिया और भ्रष्टाचार बढ़ाया, उस वजह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और तेल का उत्पादन घट के करीब करीब 1.3 से 1.4 बैरल पर डे पे आ गया है, जो कि बेहद कम है और इसमें सैंक्शंस का एक बड़ा असर था। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस के लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओपेक को इस पर चिंता होनी चाहिए और ओपेक प्लस को इस पर फिक्र भी होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश में है वहां पर वैसे ही ऑयल सरप्लस है, अमेरिका के पास ऑयल सरप्लस है, उसके बाद भी इस तेल का इस्तेमाल वो कई और जरूरतों के लिए, चीन को जाने वाले तेल का रास्ता रोकने के लिए, भारत जैसे देशों को जो वेनेजुएला का सस्ता तेल मिलता था उसे रोकने के लिए, ग्लोबल मार्केट को लेवरेज करने के लिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल की सप्लाई साइड से में बढ़ोतरी ही होगी, कोई कमी आने की संभावना नहीं है। बस देखना यह है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो पाता है क्या कि नहीं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में एक मजबूत राष्ट्रवाद है और इसलिए इससे पहले भी हमने देखा वेनेजुएला में अगर आगे विवाद बढ़ता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति को भी सजा दी जाएगी, अगर कुछ ऐसा होता है तो कच्चे तेल के बाजार में हमें घटनाक्रम बदलता दिखाई देगा। नहीं तो शेवरॉन, जिसके पास पहले से वेनेजुएला में तेल निकालने का लाइसेंस है, उसे बड़े निवेश की तैयारी की जा रही है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को लाने के 24 घंटे के भीतर ही तेल कंपनियों से कहा कि वो वेनेजुएला में अपना निवेश करना शुरू करें। तो सप्लाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि तेल की कीमतें बाजार में नहीं बढ़ेंगी, बल्कि अगले साल ग्लट होने की 2026-27 में जिस ग्लट की या अतिरिक्त सरप्लस की का आकलन किया गया था, उसमें वेनेजुएला का तेल शामिल नहीं था, अब वो भी शामिल हो जाएगा। लेकिन सर, अगर भारत के लिहाज से खाली बात करें तो ये पूरा वेनेजुएला का जो घटनाक्रम है, भारत के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ आप देख रहे हैं? आज सुबह से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई इस पूरी क्राइसिस को लेकर के, आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? देखिए, दो तरह से देख सकते हैं, एक तो कूटनीतिक नजरिए से और एक कंपनियों के नजरिए से। आज हमने देखा कि रिलायंस के स्टॉक में काफी तेजी आई, क्योंकि यह माना गया कि वेनेजुएला से अमेरिका के साथ रिलायंस समूह के और भारत के जो रिश्ते हैं, खासतौर से रिलायंस के रिश्ते, उस वजह से वेनेजुएला के तेल की सप्लाई रिलायंस को वापस शुरू हो सकती है, जो सैंक्शंस के कारण रुक गई थी। और वेनेजुएला के तेल की कॉस्ट कम पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का क्रूड है, तो रिलायंस को सस्ता क्रूड मिल सकता है, नहीं तो उसे वैसे ही क्रूड के लिए मिडिल ईस्ट या बाकी जगहों पर जाना पड़ता, जो कि महंगा पड़ रहा था। इस वजह से आज रिलायंस के स्टॉक में तेजी दिखाई दी। लेकिन भारत की वेनेजुएला के तेल पर निर्भरता काफी कम हो गई थी, सैंक्शंस ने काफी कुछ खत्म कर दिया था। जो करीब करीब $1 बिलियन के आसपास के $1 से $1.5 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट थे 2025 में, जो काफी कम थे। भारत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तेल से ज्यादा बड़ी चुनौती है ओएनजीसी विदेश का बड़ा निवेश। ओएनजीसी विदेश ने वहां बड़ी एसेट्स ले रखी हैं वेनेजुएला में, और अब चूंकि ये सारे समझौते जो मादुरो के दौर में हुए थे, उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को फैसले लेने हैं कि उसमें कितने सौदों को या संधियों को
को कायम रखा जाएगा या माना जाएगा। और यहाँ हमें फिर एक चीज महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है कि भारत की जो एसेट्स फंसी हुई हैं वेनेजुएला में, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भविष्य में भारत से ट्रेड डील में एक बड़ी बार्गेनिंग चिप बन सकती है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के जो तेल समझौते हैं उन्हें केस टू केस बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे और उनका इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों के साथ अपनी सौदेबाजी में करेंगे, जिसमें चीन भी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो भारत के लिए सप्लाई साइड से तो समस्या नहीं है, लेकिन एसेट्स का क्या होगा ये देखने की बात होगी। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है कि सैंक्शंस खत्म होने के बाद अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वेनेजुएला के तेल को बाजार में दुनिया के बाजार में ग्राहक वापस मिले, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर मिले। तो वो अगर आपूर्ति बढ़ती है तो भारत की रिफाइनरीज के पास तेल भी जाएगा। लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जो एसेट्स हैं, जो वहां फंसी हुई एसेट्स हैं ओएनजीसी विदेश की, वो कैसे निकाली जाए। तो अभी सर क्या हम ये मान के चले इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की प्राइसेस है उस पर कोई बहुत तेज़ी की या उसमें कोई खास परिवर्तन की उम्मीद ना करें, वो नीचे की तरफ ही बनी रहेंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टाइल तो अभी, या फिर बहुत तेज़ी की संभावना है, लोग कम जता रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? बिल्कुल तेजी की संभावना नहीं बनी, क्योंकि तेल सरप्लस है। आईईए ने कहा है कि करीब करीब 5 से 6% सरप्लस होगा। और पूरा जो नॉन ओपेक ब्लॉक है, अर्जेंटीना, गुयाना, कनाडा, अमेरिका, ये जो नॉन ओपेक ब्लॉक है, इसकी सप्लाई सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो वो तेल बाजार में गलट करके सरप्लस के तौर पर आ रहा है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरीके की संधि सहमति बन जाती तो रूस का तेल भी बाजार में आना शुरू हो जाएगा। खतरे जो तेल की कीमतों को हैं, वो तेल की आपूर्ति नहीं, तेल की कुएं किसे नहीं है, तेल की डिमांड भी लगातार घट रही है हाइड्रोकार्बन की। खतरे हैं जियोपॉलिटिकल, जैसे कि सऊदी और यूएई के बीच यमन का टकराव, जो रेड सी के इलाके में फिर परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की समस्या खड़ी कर सकता है, या वेनेजुएला में आने वाले दिनों में कोई बगावत हो, सिविल वार हो, अमेरिका के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट बढ़े तो उसका असर तेल की कीमतों पर पड़े, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन डिमांड सप्लाई के साइज से मार्केट ओवर सप्लाइड है, सरप्लस में है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना लंबे समय तक नहीं। $1-2 की कीमतें $60 से $62 के बीच में मूव करेंगी, ऐसा ऐसा बाजार के चार्ट और संकेत बता रहे हैं। ठीक सर। सर लेकिन इसका असर क्या सिल्वर, गोल्ड या फिर बॉन्ड मार्केट पर भी देखने को मिलेगा? क्या वहाँ पर भी कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपका क्या अनुमान है? देखिए, गोल्ड की कीमतों में हमने आज तेजी देखी, सिल्वर की कीमतों में तेजी देखी। वेनेजुएला ने एक बार फिर ये साबित किया कि वेनेजुएला के पर जो जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसमें गोल्ड सबसे बड़ी सुरक्षा है। गोल्ड को लेकर काफी दिलचस्प चर्चाएं में, वेनेजुएला के पास अपना बैंक के पास भी, केंद्रीय बैंक के पास काफी गोल्ड है। तो गोल्ड की कीमतों में हमने तेजी देखी। जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बिगड़ती हैं तो गोल्ड तेज होता है, और पहले से तेज बना आ रहा है। तो वेनेजुएला के संकट के बाद डॉलर की मजबूती के बावजूद हमने गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखी। तो जो फंडामेंटल कारण पहले से इन दोनों प्रेशियस मेटल की तेजी को ड्राइव कर रहे थे, वो और ज्यादा मजबूत हो गए। अगर आप एक और फ्लैश पॉइंट देखें जो कि यमन में बन रहा है, सऊदी और अमीरात के बीच में, तो उसका असर भी हमें गोल्ड की कीमतों पर दिखाई दिया। तो गोल्ड और सिल्वर में मजबूती का रुख है, लंबे समय तक बना रहेगा। डॉलर को लेकर थोड़ी हम आगे बात करेंगे कि करेंसीज की क्या स्थिति है। बॉन्ड्स में बड़ी दिलचस्प बात है। वेनेजुएला का जो सॉवरेन बॉन्ड है वो 2017 से डिफॉल्ट की स्थिति में बना हुआ है, लेकिन इसने 2025 में करीब करीब 90 से 100% तक का रिटर्न दिया, क्योंकि काफी डिस्ट्रेस लेवल पे था। लेकिन निवेशकों को लगा कि फाइनली जब वेनेजुएला में मादुरो की सरकार जाएगी, अमेरिका उसमें दखल करेगा, तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो वेनेजुएला का बॉन्ड ग्लोबली मार्केट में, जो कि डिफॉल्ट बॉन्ड है, उस बॉन्ड में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका के दखल के बाद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव होता है क्या, करेंसी की परिस्थिति में कोई बदलाव होता है क्या, और इसका असर हमें ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पर और निवेशकों पर पड़ता दिखाई देगा जिन्होंने वेनेजुएला में निवेश करा। जी। अब सर अगर बाकी करेंसीज की बात करें, डॉलर हो या बाकी करेंसीज, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या जो वेनेजुएला का पूरा घटनाक्रम रहा है? करेंसी बाजार के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, डॉलर में हमने मजबूती देखी जैसे ही वेनेजुएला पर एक्शन हुआ और वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर अमेरिका का नियंत्रण हुआ, हमने डॉलर में मजबूती देखी। रुपए के लिए एक मुश्किल दिन था और आने वाले दिन और मुश्किल होंगे डॉलर की मजबूती के साथ। बाकी दुनिया की करेंसीज में भी हमें गिरावट दिखाई देगी कि तात्कालिक तौर पर डॉलर मजबूत हुआ, लेकिन हमने डॉलर की मजबूती के साथ सोने में भी मजबूती देखी। गोल्ड में आमतौर पर ऐसी स्थिति में गिरावट आती है। तो तात्कालिक तौर पर डॉलर की स्ट्रेंथ इसमें बढ़ेगी, क्योंकि जो चाइनीज युआन
लैटिन अमेरिका के ऑयल ट्रेड का हिस्सा बन रहा था, वहां अब वापस डॉलर की वापसी होगी, जिसे आप पेट्रो डॉलर की वापसी कह सकते हैं इस ट्रेड के भीतर। तो हमें उससे डॉलर में मजबूती के तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये मजबूती उतनी स्थायी नहीं है। डॉलर में हम कोई बड़ा मजबूत बुल रन आने वाले दिनों में नहीं देखेंगे, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। अमेरिकी बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घट रहा है। हमने पिछले सप्ताह अर्थम में विस्तार से बात की थी, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो डॉलर की कमजोरी अपने तरीके की स्थायी कमजोरी है। लेकिन हाँ, रुपए जैसी मुद्राएं जो लगातार गिरावट पे हैं, उनके लिए ये परिस्थिति अजीबोगरीब है। और करीब से अगर आप देखो तो विपुल जी, तो रुपए की कमजोरी इसके बावजूद बढ़ रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, दबाव बना बना हुआ है, इसके बाद भी रुपए की कमजोरी बढ़ रही। तो रुपए के को लेकर आने वाले समय में उतार चढ़ाव बड़ी बड़ी परिस्थिति बनती दिखाई दे सकती है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया, अमेरिका की तेल कंपनियों ने वहां निवेश करना शुरू कर दिया और ऑयल रिजर्व्स पर को ट्रंप के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, तो डॉलर को थोड़ा स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगी। अब सर अगर बात कर लेते हैं चीन को लेकर के, चीन की तरफ से को लेकर के अभी क्या स्थिति परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है? स्टेटमेंट तो काफ़ी सख्त आए हैं चाइना की तरफ से। चीन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा असर प्रभावित होने वाला देश रहा है, क्योंकि चीन ने वेनेजुएला में बड़े स्टेक्स ले रखे थे। पिछले 7-8 साल से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने एक तरह से अपनी एसेट्स को गिरवी रख के कर्ज लेना शुरू किया था। तो चीन के साथ वेनेजुएला की एक लंबी ऑयल फॉर डेट डील थी, और उसमें चीन ने लंबे समय का कर्ज दिया था और उसका भुगतान वेनेजुएला तेल के तौर पर करता था। तो वेनेजुएला चाइना के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का करीब 5 से 6% हिस्सा लेता था, और वेनेजुएला का जो जो हैवी ऑयल है वो चाइना की रिफाइनरीज को जाता था। जब अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी या घेराबंदी की वेनेजुएला की, तो उसका सीधा असर चीन पर पड़ा। चीन के लिए बड़ी चुनौती है कि वेनेजुएला में उसके बड़े निवेश हैं। माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वो सारे समझौते रद्द कर देते हैं जो निकोलस मादुरो ने किए थे, तो चीन को पिछले 20-25 सालों में, बल्कि 40 सालों में विदेश की धरती पर होने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो चीन, जिसने अपने आप को लैटिन अमेरिका की बिसात में अलग अलग तरीके से शामिल किया था, बीआरआई के तरीके से निवेश के लिए, उसके लिए बड़ा झटका है। और इसलिए काराकस जो है वो अब चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक जंग का मैदान बन गया है। चीन की समस्या यह है कि चूंकि लैटिन अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका का तटीय हिस्सा है, और अमेरिका कई तरीके से 5 आइलैंड नेशन की थ्योरी के साथ अलग अलग जो आइलैंड है कैरेबियंस के, उन पे भी अपनी सेनाएं बिठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन सीधे तौर पर वेनेजुएला की कोई मदद नहीं कर सकता। तो चीन के लिए बड़ा झटका है वेनेजुएला पर इस तरीके की प्रतिक्रिया। चीन इसको लेके आगे कैसे जाता है, क्या करता है, चीन की प्रतिक्रिया तो तीखी आई, पर कुछ बेहतर, बहुत कुछ करने की परिस्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेनेजुएला एक बड़ा सोर्स था चीन के लिए सस्ते कच्चे तेल का, और चीन को अब उसके लिए रशिया या मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ जाना पड़ेगा। और वेनेजुएला ने चीन का के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, जो रिकॉर्ड तौर पर बने हैं पिछले 2-3 साल में, उन्हें बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।